हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेल। सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सब लोगों की तैयारी बेस्ट चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि हम लोग एक सक्सेस सीरीज़ नाम से एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह से यूकेपीएससी क्वेश्चंस को पूछता है। और इस सीरीज़ को आप ये ना सोचिए कि केवल ये आपके ग्रुप सी के काम आएगी, बल्कि अभी जिन्होंने रिसेंटली एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या अभी केवी के फॉर्म आए हैं, केवीएस के लिए यूज़ हो सकता है, जहाँ पे भी आपका जीएस पूछा जाएगा वहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम हर सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है। आप सभी टॉपिक्स को क्वेश्चन वाइज हम इसका सेगमेंट अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और स्टार्टिंग से हम लोग इसमें जो है कि क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ ऑप्शंस का भी हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि उस ऑप्शन से और कितने क्वेश्चंस आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितने आपके और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग इसमें एक साथ देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है कि यूकेपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये सारे जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज लगभग मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपसे सीरीज शुरू करने से पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लगभग 10 सेट आपके इसमें करवाऊंगा और ये सभी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे, हमारे यूकेपीएससी के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। ठीक है, तो इसमें से हर सब्जेक्ट के अगर हम लेकर के चलेंगे तो काफी सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा और बहुत सारा नॉलेज हम लोग एक साथ जो है कि गेन कर पाएंगे, क्वेश्चंस का तरीका हम लोग पता कर पाएंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये प्राचीन इतिहास। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना उसको पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ने का मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, तो फायदा है ही। साथ ही साथ क्या होगा कि हम उस सब्जेक्ट को बेहतर उसमें एक समझ बना पाएंगे। अगर हम बीच बीच में अभी हमने हिस्ट्री भी ले लिया, ज्योग्राफी भी ले लिया, पॉलिटी भी ले लिया, इको भी ले लिया, तो उसमें इतना मजा नहीं आएगा। हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। अगर जैसे 23 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं तो वो ओनली हम हिस्ट्री लेंगे। अभी फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर वहाँ से ज्योग्राफी शुरू होता है तो उसके लिए आपको एक सेपरेट अलग वीडियो, उसका अलग आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से ज्योग्राफी के लिए अलग वीडियो मिल जाएगा, हिस्ट्री के लिए अलग मिलेगा, इको के लिए अलग मिलेगा, पॉलिटी के लिए अलग मिलेगा। इसे आप इजीली, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है आप हिस्ट्री का वीडियो देखेंगे, ज्योग्राफी पढ़ना है आप ज्योग्राफी का वीडियो देखेंगे, साइंस पढ़ना है साइंस का, हिंदी पढ़ना है तो आप हिंदी का देख पाएंगे। तो मैं सभी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं और आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और आपके लिए मतलब भर भर के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर लाने वाला हूं, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। बस देखना यह है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया? तो फर्स्ट इज आनंद, सेकंड इज महाकश्यप, थर्ड इज उपाली एंड फोर्थ इज उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि बुद्धिज्म में जब हम गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध ने किसी को भी ऐसा अपॉइंट नहीं किया था कि भाई हाँ मेरे बाद, जो कि मेरी डेथ के बाद, मेरी मृत्यु के बाद जो है कि तुम इसको संभालोगे। क्योंकि अपने आप को ना तो वो कोई इस तरीके से भगवान के रूप में कंपेयर करते थे, ना ही वो एक तरीके से अपना कोई पर्टिकुलर ये चला रहे थे कि हाँ भैया मैं भगवान हूँ या मेरा कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। वो तो एक जो है कि नॉर्मल एक लाइफ जी रहे थे। एक लोगों को बस एक तरीके से किस तरीके से वो दुनिया के जो दुख हैं इनसे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, एक जीवन जीने का सही बेहतर तरीका लोगों को सिखा रहे थे बस। और उनके उद्देश्यों को लोग फॉलो करते चले जा रहे थे, उनके फॉलोवर्स बढ़ते चले जा रहे थे। बाद में हमने उसको बुद्धिज्म नाम दे दिया। तो उन्होंने अपने जीते जी किसी को भी ऐसा अपॉइंट नहीं किया कि भाई तुम मेरे मरने के बाद जो है कि इसको लीड करोगे, मेरी इसको बुद्ध धर्म को जो है कि बौद्धिज्म को आगे बढ़ाओगे, ऐसे किसी को अपॉइंट नहीं किया। तो फिर बात करते हैं कि जो इसमें ऑप्शंस दिए मैंने कहा इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो आनंद और उपाली ये दोनों ही इनके जो है कि बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं। जिसमें हम आनंद की बात करेंगे तो आनंद के कहने पर ही क्या है, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, इन्होंने जो कि महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। किसके कहने पर? आपको ध्यान रखना है, आनंद के कहने पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके कहने पर इन्होंने क्या किया था, गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। तो आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया था और प्रवेश पाने वाली जो पहली महिला थी वो इन्हीं की सौतेली माँ गौतमी प्रजापति थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गौतमी प्रजापति, क्योंकि ये भी प्रश्न बन जाता है कि संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल एक्जैक्टली ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे कि इससे एक क्वेश्चन आपका और बनता है, इनका क्या बनता है आपका कि बहुत बार, कई बार पूछा गया, बौद्ध संगतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहीं पे ही आपको इसमें बता देता हूँ, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। तो जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति की बात करेंगे हम, तो ये जो है कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? ये अजातशत्रु के समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में। और कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे एट द टाइम वो महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप जो है कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड बौद्ध संगति की बात हम करेंगे कि दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी। तो 4 के बाद हम देखेंगे 4, 3, 2 और फिर 1, ऐसे करके हमें याद रखना इजी रहेगा। तो इस समय से उल्टा कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगति या आपकी तीसरी बौद्ध संगति या आपकी दूसरी बौद्ध, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया जो फर्स्ट थे आपके ऊपर से शुरू करें। पहली मैं एक बार शॉर्ट में आपको ईयर याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इससे आप आसानी से वर्ष याद रख पाएंगे। तो आपकी 483 में पहली हुई थी, फिर 383 में दूसरी हुई थी, फिर 250 और फिर यहाँ पर तो आपका, वैसे तो इसको फर्स्ट ईस्वी मानते हैं, इसको पहली ईस्वी मानते हैं, प्रथम ईस्वी। ठीक है, प्रथम ईस्वी। और अगर ईयर आप कहना चाह रहे हैं तो 73 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है आपका। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे 1, 2, 3, 4, उल्टा क्रम रख लेंगे। तो 483, 383, 250 ये ईसा पूर्व है। ठीक है, ये ईसा पूर्व है।
ये ईसा पूर्व है, लेकिन ये ईस्वी है 73वीं ईस्वी में, ठीक है। ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अब मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ और कि जो पहली हुई थी वो आपकी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु उस समय राजा थे, अजातशत्रु जी के समय में हुई थी और राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और महाकश्यप जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, महाकश्यप क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, सेकंड बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो यह भी मैंने आपको बताया 383 ईसा पूर्व में सेकंड बौद्ध संगति हुई थी। और किसके समय में हुई थी, तो ये कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। कहाँ होती है भैया, वैशाली में होती है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सबाकामी जो है कि इनके अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है। चलिए अगले की हम लोग बात करेंगे इसके बाद। अगला जो हमारा होने वाला है फोर्थ बौद्ध संगति की बात हम करेंगे। सॉरी, हम थर्ड बौद्ध संगति नहीं देखा अभी, थर्ड बौद्ध संगति की बात करेंगे। तो थर्ड बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में होती है और इसमें भी हम देखेंगे किसके समय में होती है, तो अशोक के समय में होती है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई, तो अशोक के समय में थर्ड बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति हुई, 250 ईसा पूर्व हुई। कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में होती है। और इनके अध्यक्ष कौन है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप याद रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पुराने नाम कहीं पर कुछ, कहीं पर आपको कुछ देखने को मिलेंगे। मोगली पुत्तिस करके ये नाम देखने को मिलता है। मोगली, एक मिनट, थोड़ा सा गो है, ठीक है, पूरा गो, आधा गो, पूरा गो, मोगली पुत्तिस, इस तरीके से नाम आपको कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा। वैसे इनके अध्यक्ष ज़्यादातर पूछे नहीं जाता है, फोर्थ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनरली पूछा जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है आपकी, ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कि मैंने कहा ईस्वी ईस्वी की प्रथम शताब्दी मानी जाती है। ईस्वी की प्रथम शताब्दी लिखा हुआ आ जाएगा, या तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, या तो आपसे ऑप्शन में ऐसे आ जाएगा 73 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। किसके समय में हुई थी, तो कनिष्क के, उस समय कनिष्क राजा थे, कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी पूछेगा तो कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष पूछ लेगा कौन थे, तो अध्यक्ष जो है कि वसुमित्र अध्यक्ष थे उस समय, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष भी पूछ लेते हैं इनके, तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो ये कई सारे क्वेश्चंस जो हैं कि आपके इससे बनते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। अगला आपका जो बनता है टॉपिक, सॉरी सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूकेपीएससी के द्वारा पूछे गए। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि सल्तनत काल में प्रचलित कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था। तो डाक व्यवस्था के बारे में, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो देने वाले थे वो कौन थे, इब्न बतूता ने जो है कि इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का, ठीक है। किसमें दिया था, तो आपको ध्यान रखना है किसमें दिया था, ये भी आपसे पूछ लेगा कि डाक व्यवस्था का जो डिटेल्ड वर्णन दिया है वो किसमें दिया है, ठीक है। तो किताबुल रहेला, आपको नाम ध्यान रखना है, किताब उल रहला, ठीक है। किताब उल रहला क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है, ये एक ट्रेवलॉग है, ठीक है। सल्तनत काल में प्रचलित इसमें डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है इब्न बतूता ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये अच्छा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपका बनता है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लिख लेंगे कि जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता 1333 ईसा में, ठीक है, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आए। और भारत में आने के बाद इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी। क्या था इसकी बुक का नाम था, इसकी बुक का नाम था किताब उल रहला नामक इन्होंने बुक लिखी। और इसी बुक में इन्होंने क्या किया है, सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। ये ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है इनका, ठीक है, किताब उल रहला। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं, तो किसके दरबार में रहे हैं अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो से रिलेटेड आपको याद रखना है कि किसके दरबार में रहे हैं। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो किसके दरबार में रहे, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन ए इसका सही है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो जो है कि रहे हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बात क्या बन जाती है आपकी, कि अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तूतीय हिंद भी कहा जाता है, तूतीय हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। और या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, हिंद का तोता भी इसको कहा जाता है, हिंद का तोता के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और क्या बनता है अमीर खुसरो के बारे में, कि ये एकमात्र जो है कि ऐसे जो रचनाकार हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। भाई इन्होंने क्या है, 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, किसने, अमीर खुसरो ने, ठीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4 बाहरी आक्रमणों के बारे में बात करनी है, कि पहले कौन सा आक्रमण हुआ, फिर कौन सा आक्रमण हुआ, फिर कौन सा आक्रमण हुआ। इट मीन्स उसको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको एडजस्ट करना है। तो हम बात करेंगे कि बाहरी आक्रमणों में भारत पर जो सबसे इन जितने दिए हैं इनमें से अगर हम बात करें तो इनमें से वैसे ऑप्शन आप देख लेंगे, सी वाला सही आपका ऑप्शन बैठ रहा है। कैसे सही ऑप्शन बैठ रहा है आपका, पहला जो है कि चंगेज़ खान ने किया था, दूसरा तैमूर ने किया था, तीसरा नादिर शाह ने किया था, चौथा अहमद शाह अब्दाली ने किया था। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है कि वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके अलावा देखेंगे आप बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन जो है कि हसन ने जो है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे। सायण जो है कि नेम है भाष्यकार जी का, सायण जो है कि किसके समय में, तो ये जो है कि विजयनगर राज्यकाल के समय में जो है कि बहुत ज़्यादा एक सक्रिय, एक कह सकते हैं कि अच्छे जो है कि भाष्यकार थे। और इसमें भी आपसे पूछे तो किसके लिए फेमस थे मेनली, तो किसके लिए ये फेमस थे मेनली, तो ये जो है कि आपके वेद भाष्य के लिए फेमस थे, वेद भाष्य के लिए फेमस थे, ठीक है, सायण।
भाष्यकार हैं ये। इसके अलावा आपका एक आ जाता है आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था, किसने किया था? तो आदि ग्रंथ क्या है पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है। तो आदि ग्रंथ जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो है कि आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको संग्रहित करने का काम किया था श्री अर्जुन देव जी ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने इसको संग्रहित करने का काम किया था। इसके अलावा अगला आपका पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत के युद्ध से रिलेटेड बड़ा जबरदस्त कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो तीनों युद्धों से संबंधित एक तो प्रश्न ये बनता है कब लड़ा गया था, एक ये बनता है कि भाई पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसकी जीत हुई या किसकी हार हुई, द्वितीय में किसकी जीत हुई या किसकी हार हुई, ऐसे करके कई आपके प्रश्न पानीपत के युद्ध से बन जाते हैं। तो हम इसको पहले तो देख लेते हैं, इसी का आंसर देख लेते हैं कि तीसरा युद्ध जो है कि वो लड़ा गया था। तो तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो थर्ड वॉर जो है कि पानीपत का कब लड़ा गया था। तो थर्ड वॉर की अगर हम बात करें तो ये मराठा सेनापति मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो मराठा में कभी कभी सेना का नाम भी ध्यान दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव, सॉरी राम नहीं सदाशिव राव। तो एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। तो पहले की बात कर लेंगे कि फर्स्ट जो आपका पहला जो लड़ा गया था, पहला पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो भैया बाबर वर्सेस किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। फिर ये पूछा जाएगा कौन जीता कौन हारा, तो भैया बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया था प्रथम युद्ध में। फिर बात आती है पानीपत का द्वितीय युद्ध कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 के बाद फिर दूसरा लड़ा गया था 1556 में लड़ा गया। ये किसके बीच में लड़ा गया? तो ये हेमू के बीच में, इनको वैसे इनका पूरा नाम जो है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य है, वैसे पूरा लिख देते हैं हम, शॉर्ट में आए कैसे भी आए, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य वर्सेस किसके बीच में हुआ था? ये अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हुआ था और इसमें जीत हुई थी अकबर की और हेमू जो है कि ये हार गए थे द्वितीय में। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है भैया। तो पानीपत का जो थर्ड वॉर था ये 1761 में लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया? मराठा सेनापति, इसको आप इसमें खाली मराठा दिया, आपको ध्यान रखना है कि वो मराठा सेनापति कौन थे? मराठा सेनापति सदाशिव राव वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, यहाँ पर दिया है, आगे का स्पेस नहीं बचा है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली किसमें जीत होती है और मराठाओं किसमें हार होती है, ठीक है। तो ये पानीपत के तीसरे वॉर की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें आपको सूची दे रखी है, पहली सूची से आपको दूसरी सूची का मेल करना है, ठीक है, फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मैच करना है। इसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो राज्य है ये जो है कि कहाँ पर स्थापित हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी ये बताया गया है आपको। तो इसमें आपको देखना है जो बीजापुर है, बीजापुर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बीजापुर की अगर हम बात करेंगे तो बीजापुर में जो है कि आदिल शाही वंश की स्थापना हुई थी, तो इसको मैच कर लेंगे, आदिल शाही वंश की स्थापना बीजापुर में हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, इसी तरीके से जो है कि देखते जाएंगे अगर एक एक को हम इसमें, तो एक मिनट सॉरी, इसमें हम लोग देखेंगे, सॉरी 9 क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से हम लोगों को मैच करना है। इसमें आप देखेंगे कि किस जो आपका एक तरफ जो है कि वंश दे रखा है और एक तरफ आपका प्लेस दे रखा है, तो किस वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी हमको इस क्वेश्चन में ये देखना है। तो इसमें हम देखेंगे एक एक करके देखते जाते हैं। तो फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे कि आदिल शाही जो ये वंश है, तो आदिल शाही वंश को हम देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है कि मैं ये पहले मार्क हटा देता हूँ, तब आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। मैं डायरेक्टली मार्क करके चलूँगा इसमें कि जो आपका आदिल शाही वंश है इसकी स्थापना जो आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना बीजापुर में होती है, ठीक है, बीजापुर में इसकी स्थापना होती है। दूसरे की बात करेंगे हम कुतुब शाही, तो कुतुब शाही वंश की स्थापना जो है कि गोलकुंडा में होती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे निजाम शाही वंश की स्थापना हैदराबाद में होती है और जो है कि सरकी शाही वंश की स्थापना जौनपुर में होती है, ठीक है। तो ये प्लेसेस आपका दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था, तो किसने स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो किसने क्या किया था अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त पहले तो बात आती है भैया कहाँ कहाँ लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और एक उड़ीसा में और लागू किया गया था, ठीक है। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो की थी वो कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। किसने की थी? कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी इसकी, कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। कब की थी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत जो है कि 1793 में इसकी शुरुआत की गई कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी तो उसके बाद जो है कि खालसा के कुछ नियम भी बताए थे, वेशभूषा डिसाइड की थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किन गुरुओं के समय में जो है कि केश, कंघा, कृपाण और जो है कि कड़ा, कच्छ धारण करना होता है। मतलब मेरे ख्याल से 5 के कुछ ऐसा आता है इसमें। एक तो आपका आ गया केश और आपका आ गया कंघा, 2 हो जाएगा, कृपाण हो जाता है 1, 3 और कड़ा हो जाता है आपका 4 और एक कच्छ हो जाता है आपका 5। तो 5 कौ करके कुछ ऐसे करके इनका प्रश्न एक ये भी बनता है कि 5 कौ की स्टार्टिंग किसने की, या ये जो केश, कंघा, कृपाण, कड़ा, कच्छ धारण करने की जो ये परंपरा चलाई, ये किन्होंने चलाई, किन्होंने कंपलसरी करवाया? तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है कि इसको कंटिन्यू करवाया था, ठीक है। तो खालसा पंथ के इनको संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपका कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी राजा राम मोहन राय जी जो है कि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने समाज में जो है कि एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर हम इनको मानते हैं, ठीक है, बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं ये। तो इन्होंने जो है कि आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय जी ने जो है कि 20 अगस्त 20 है 6 जैसा लग रहा है 20 अगस्त 1828 को, ठीक है,
20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और क्यों की थी भाई, समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गई थी, जैसे मूर्ति पूजा का हो गया और जो है कि पुरोहित पूजा का हो गया, बहुत ज़्यादा जो है कि एक तरीके से इन चीज़ों का विरोध किया इन्होंने कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में, ठीक है। तो आपसे कहें कि मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे, पुरोहितवाद का विरोध करने वाले थे, अवतारवाद का विरोध करने वाले थे, ठीक है। ये मानते थे कि भाई ईश्वर तो है लेकिन एक ईश्वर है, एक ईश्वरवाद वाले थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक ईश्वरवाद वाले थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद आपको दे देता है एक सूची दे रखी है, दो सूची दे रखी है, दोनों सूची में आपको बताना है कि भाई समाचार पत्र हैं और ये समाचार पत्र भैया स्टार्ट किसने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको न्यूज़पेपर का नाम दे देता है और आपसे पूछता है कि ये वाला न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया बताइए। तो आपको ध्यान रखना है एक एक न्यूज़पेपर के बारे में। तो जो बॉम्बे क्रॉनिकल है, बॉम्बे क्रॉनिकल किसने स्टार्ट किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने जो है कि स्टार्ट किया था। उसके बाद अगला आपका बन जाता है कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ किसने स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट जी, बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद जो है कि लीडर जो स्टार्ट किया था, लीडर जो है कि मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट किया था। और सर्च लाइट जो है कि वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने स्टार्ट किया था। तो ये न्यूज़पेपर हैं और उनको स्टार्ट करने वाले व्यक्तियों के नाम। इसके बाद 1707 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो पहले तो आपको पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब विभाजित हुई। तो कई तरह से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। और इसी अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस है वो नरम दल में और गरम दल में बट गई थी, ठीक है, नरम और गरम दल में बढ़ गई थी। इसके बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, ध्यान देंगे आप। जो सत्याग्रह की बात की थी महात्मा गांधी जी ने, वो सत्याग्रह की बात उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है कि 1906 में की थी, सत्याग्रह की बात उन्होंने। लेकिन आपसे कहें कि पहला सत्याग्रह उन्होंने भैया कब किया था, तो पहला उन्होंने सत्याग्रह जो है कि भारत में 1917 में किया था, ठीक है। तो 1917 में उन्होंने जो है कि पहला सत्याग्रह किया था। और क्यों किया था भाई पहला सत्याग्रह, आपको ध्यान होगा कई बार इस चीज़ का नाम आता है। चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पर ये जो है कि आए थे और उनके आने पर उन्होंने क्या किया था, ये सत्याग्रह किया था उन्होंने, ठीक है। जो नील के खेतीहर किसान थे उनमें जो है कि मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के खिलाफ जो है कि उन्होंने आंदोलन चलाया था कि भाई उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों के खिलाफ जो है कि उन्होंने ये किया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है चंपारण में नील खेती के मजदूरों से रिलेटेड है ये पहला सत्याग्रह। किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है चंपारण बिहार से संबंधित है, चंपारण बिहार से संबंधित है। और चंपारण बिहार में भी नील खेतीहर मजदूरों से संबंधित है, नील खेतीहर मजदूरों से संबंधित है। और साथ ही साथ पूछा जाए किसके आग्रह पर आए थे यहाँ पर, तो जो है कि आपको ध्यान रखना है राजकुमार शुक्ला जी के, राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पर। मैं लिख के आ रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, साफ लिखा नहीं जा रहा इस पर, बस आप मेरी वर्डिंग पर ध्यान रखेंगे। तो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर जो है कि यहाँ पर आए थे। और आपको ध्यान रखना है ईयर भी ध्यान रखना 1917, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1917। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा वाला बन रहा है, ऑप्शन सी वाला बन रहा है इसमें, ठीक है, ये है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, सीधा से बात ये बन जाता है। तो जो है कि स्वराज पार्टी की स्थापना आर.सी. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अच्छा ईयर भी लिखना चाहें तो आप ईयर लिख लेंगे 1923 में, ठीक है इन्होंने की थी। इसके बाद स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा गया, कि स्वराज को जो है कि राष्ट्रीय मांग के तौर पर रखा गया। तो किसने जो है कि स्वराज को एक राष्ट्रीय मांग के तौर पर रखा, तो दादा भाई नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है कि स्वराज को एक राष्ट्रीय मांग के तौर पर सामने रखा था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो है कि अच्छा एक चीज़ ये जो मांग के रूप में रखा गया आपसे पूछा जाए तो ये तो जो है कि किन्होंने रखा, ये दादा भाई नेहरू जी ने रखा, ठीक है। सबसे पहले स्वराज को एक राष्ट्रीय मांग के तौर पर जो रखने वाले व्यक्ति थे वो दादा भाई नेहरू जी थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक नाम और आता है, किनका नाम आता है, तिलक जी का नाम जो आता है वो किस रूप में आता है, तो तिलक जी का नाम भी स्वराज से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। 1916 में जो है कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था तो उस समय तिलक जी ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आपको ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं जो है कि भारत में हूँ और कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है, ठीक है। तो ये किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज टाइप से है। तो वैसे ये सेंटेंस जो है कि आपका इस टाइप से कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है भारत में रहते हुए, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण जो है कि मरने में मदद कर सकूं, ठीक है। तो ये जो है कि कर्जन ने ये बात कही थी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता हैं, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता मतलब कांग्रेस के इतिहास को किन्होंने जो है कि किस व्यक्ति ने जो है कि कांग्रेस के इतिहास को लिखा कि भाई कांग्रेस कैसी थी, क्या किया क्या नहीं किया, इन बातों को जो लिखने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, कौन है इसके रचयिता। तो आपको ध्यान रखना है इनके रचयिता जो है कि वो पट्टाभी सीतारमैया जो है कि इसके रचयिता माने जाते हैं इतिहास के। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, कांग्रेस का इतिहास नामक एक बुक है, आपको ध्यान रखना है कांग्रेस का इतिहास,
ठीक है, कांग्रेस का इतिहास नामक बुक में इन्होंने जो कि कांग्रेस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो बड़ी ही फेमस घटना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड जो ये घटना है इसमें आपको ध्यान रखना है कि पंजाब के जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, दो फेमस पर्सनैलिटी सैफुद्दीन किचलू और जो है कि जो सत्यपाल हैं, इनकी जो है कि गिरफ्तारी के उसमें क्या होता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी जो है कि कारण जो है कि इनको डॉक्टर सत्यपाल जी को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है कि अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर है वो क्या करते हैं कि उनको अरेस्ट कर लेते हैं और उनको कोई मतलब एक तरीके से किसी भी तरीके से बिना वारंट के कि क्या उनका जुर्म है कुछ नहीं बिना बताए उनको ऐसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या होता है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर के शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। और इस सभा को क्या होता है, जनरल डायर इसको देखता है और वो जो है कि बड़े गुस्से में इस सभा को जो है कि अवैधानिक घोषित करते हुए उस पर जो है कि अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है। ठीक है, तो जिसमें जो है कि जब ये घटना से जो है कि एक इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि इस घटना से जो है कि बड़ा बहुत आघात लगा डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और जब इनको आघात लगता है तो वो सर की उपाधि, जो ब्रिटिशर्स ने इनको सर की उपाधि दी थी, ये सर की उपाधि क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर, जो उनकी सर की उपाधि थी, वो कब त्यागी या किस घटना के कारण त्यागी, तो आपको ध्यान रखना है वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। और किसकी वजह से ये हुआ था आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की वजह से जो है कि घटना होती है, उनकी गिरफ्तारी के कारण ये घटना होती है। अगला आपका प्रश्न बनता है, आपको सुमेलित करना है घटना है और ये घटना कब घटी थी, उससे आपको इसको मैच करना है कि कौन सी घटना कब घटी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस का जो स्वाधीनता प्रस्ताव रखा गया था 31 दिसंबर को रखा गया था 31 दिसंबर 1929 को रखा गया था। पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज की घटना भी आपको याद ही है, 26 जनवरी 1930 की घटना है। दांडी, बड़ी फेमस दांडी यात्रा जो है कि आपकी 12 मार्च 1930 की है, और जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कहना चाहें कि कौन सा वाला आपका ऑप्शन सही बैठेगा, तो इसमें आपका है ऑप्शन बी वाला जो है कि इसमें सही बैठता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था। अच्छा, किसने इसको बर्बादी कहा भाई, तो बड़ा ही उस समय जो है कि एक तरीके से वास्तव में जो है कि बर्बादी ही थी कि भाई चलो ठीक है जो भी है, लेकिन उसमें पैसा तो एटलीस्ट भारतीयों का लगा ही है ना। तो जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तो विदेशी कपड़ों को जलाया जाना, विदेशी कपड़ों को खरीदा तो हमने भाई, खरीदने के बाद उनको जब जला रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से बड़ा आहत होते हुए कहते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके से बहुत बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी है, कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख्य बनाया था, इसका आलेख किसने तैयार किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि एक ही फेमस पर्सनैलिटी आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी ने इसको जो है कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ हम मानते हैं। महात्मा गांधी ने जो है कि आप ध्यान रखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा हिस्ट्री का। तो आई होप आप लोगों को सीरीज में मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। तो जितना भी जो भी मुझसे बनता था, जितना मैं डिटेल इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको दे सकता था वो दिया, और ज़्यादा डिटेल करने में मैं तो आपको काफ़ी इसको और डीप ले जा सकता हूँ, लेकिन फिर क्या हो जाएगा कि वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा और आप लोग फिर उसको खुद ही पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा लेंथी वीडियो को। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स तक ये सीरीज़ पहुँचाइए, ताकि मुझसे मोटिवेशन मिले कि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए इसी तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ, आगे चलाऊँ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।